नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूपी का रण। इंतजार की घड़ियां खत्म और पहले चरण का मतदान आज चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि पहले चरण में करीब 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आगरा जिले में शाम 5 बजे तक 56.52% मतदान हुआ है और अब तक हुए मतदान में देहात क्षेत्र आगे रहा है। चुनाव ड्यूटी में लगे अतिरिक्त कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान नहीं मिलने पर मोदीनगर तहसील में हंगामा भी किया है। मौजूद अधिकारियों ने कर्मचारियों से बात की है। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित झुंडपुरा सामुदायिक केंद्र पर बूथ के पास खड़े लोगों को पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी देकर दूर रहने की अपील की। मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी या रुकावट ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। गाजियाबाद में कई मतदान केंद्रों पर शिकायतें मिल रही हैं कि मतदाता के वोट डालने से पहले ही उसका वोट पड़ चुका है। ऐसा ही एक मामला गोविंदपुरम के महर्षि स्कूल में भी सामने आया। देखिए, क्योंकि मतदान जब होता है, मतदान की जब प्रक्रिया होती है, तो आमतौर पर इस तरह की चीजें होती हैं। कई बार कहते हैं कि बटन दबाया और बटन किसी और चीज का दब रहा है। जैसे कि कुछ अभी खबरें आज आई हैं कि उनका वोट पहले ही डल चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब सामने आती हैं तो लोग जरूर परेशान होते हैं। इन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे यदि उनका वोट एक्चुअल में नहीं हुआ है, किसी और के थ्रू हो गया है, वो कैसे करेंगे। तमाम चीजें प्रशासन के देखने की हैं और मुझे लगता है क्योंकि सामने आई हैं तो इसको बहुत गंभीरता से लेके इसका जो समाधान होगा वो किया जाएगा। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करें और आपको यह भी बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी फोर्स तैनात की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर 13,000 मतदान केंद्रों में वेब कैमरे से लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। करीब 13,000 आप समझिए कि जो मतदान केंद्र हैं, लाइव उनको देखा जा रहा है कि वहां क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो इसी पर्पस से की गई हैं कि कोई परेशानी लोगों को ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से संपन्न हो पाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मतदान है। और ऐसे में अब महत्वपूर्ण बारी आई जनता की और जो राजनीतिक दल हैं उनकी। मुझे लगता है आज पहले चरण का मतदान जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, गठबंधन हो, कांग्रेस हो, इन सब के आज जो एक परसेंटेज निकलेगा उससे बहुत कुछ आकलन लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, तो कितना हो सकता है। क्योंकि जातिगत समीकरण हम शुरू से आपसे कहते आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में तो आप देख लीजिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए ही हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर मुस्लिम्स की बात करिए, जाट की बात करिए, बीजेपी भी कहीं ना कहीं जैन चौधरी को बहुत ज्यादा अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। तो इन तमाम कवायदों के बाद आखिरकार पहले चरण का मतदान जो है वो जारी है और किसको कितने वोट मिलेंगे ये तो बाद में हम नतीजों में हम देखेंगे। लेकिन जो समीकरण बने हैं, जो बन रहे हैं, जो वोटिंग से समझ में आ रहा है, क्या लगता है, इसी पर हमारी चर्चा है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अकील जी आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है आज पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है और तमाम जगह की अपडेट्स, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप तक पहुंच रही हैं और आप तक पहुंचने के बाद जो नजारा आज आप देख रहे होंगे वो बहुत कुछ बयां कर रहा होगा। वोटिंग के जो परसेंटेज है वो बयां कर रहे होंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके क्या हाल है। चलिए, अकील जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बिल्कुल। गौरव जी, आज पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और मुझे लगता है इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ जो बातें थी वो की गई हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परसेंटेज निकलकर अभी तक में आए हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है। और यह बात बिल्कुल साफ है कि जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण प्रभाव डालते ही डालते हैं। तो क्या कैसा लग रहा है? देखिए, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो समवेयर अराउंड 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जब ये समापन होगा आज के पोलिंग का, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये 60%
पार करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक उत्साहजनक परसेंटेज है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है और सुबह 7 बजे से वोटर्स जो हैं अपने घरों से निकल करके और बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने निकले हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, अच्छा संकेत है। रही जातिगत समीकरण की जहां तक बात है, तो देखिए जातिगत समीकरण का प्रयोग विपक्षी दलों ने भरपूर किया इन चुनावों में और कर भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास जातिवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। और फ्री में देने के लिए तो वो पूरा प्रदेश दे सकते हैं, कोई भी योजना दे सकते हैं, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। फ्री में देने के लिए उनके पास तो सब कुछ है और जितनी भी घोषणाएं वो करते हैं, पुराना जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब भ्रष्टाचार का एक बड़ा उद्योग बन करके खड़ा हो जाता है उनके शासनकाल में। तो उनके पास सत्ता में आने का एक जो प्रयोग जातिवाद का रहा है हमेशा से, वही प्रयोग इन चुनावों में भी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 हम लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं, नकारा है। उसी प्रकार इन चुनावों में भी बहुत तगड़ा प्रहार, बहुत कड़ा प्रहार इस जातिवाद के जहर पर, राजनीतिक जहर पर करने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के पार यह आंकड़ा लेकर के जा रही है। जनता का जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है और जैसी हताशा विपक्षी दलों में दिखाई दे रही है, अभी से दोषारोपण करना, ईवीएम पर सवाल उठाना, तरह तरह के आक्षेप लगाना, इस प्रकार के कार्य शुरू हो गए विपक्षी दलों के द्वारा। तो ये उनकी हताशा को साफ और स्पष्ट दिखा रहा है। ठीक है इकबाल अहमद जी, आज क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, लोगों का उत्साह दिख रहा है और जब तक पूरा एक समय नहीं हो जाता, ओवरऑल परसेंटेज नहीं आ सकता, आप उसका आकलन नहीं कर सकते, बट फिर भी जो उत्साह देख रहे हैं, जो लग रहा है, किस दिशा में जाएंगे? सरकार बदलने की दिशा में पहुंच चुकी है जनता। अब सरकार बदलना है। बीजेपी से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, महंगाई से तंग आ चुकी है, बेरोजगारी से तंग आ चुकी है और हिंदू मुसलमान का जो खेला खेला जा रहा था वो खेला चला नहीं। जाकर मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही, वो चला नहीं चला तो वो कर्नाटक में खेला खेला गया। ये संदेश उत्तर प्रदेश में और गोवा में और उत्तराखंड में चले, लेकिन वो भी नहीं चल पाएगा और न चला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद यही रहेगा और ये सरकार बदलेगी 100%, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है अखिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बैठे रहो ना, आगे नीचे बिल्कुल आ रही है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आपको बता दें कि कई और विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे लखनऊ चलेंगे। अखिल जी, ओवर टू यू। बिल्कुल राखी जी, देखिए पश्चिमी यूपी में दूसरा बिल्कुल राखी जी, देखिए पश्चिमी यूपी में जिस तरह वोटिंग हो रही है, वोट फीसदी अभी तक 55 से 56% डाउनलोड यहाँ पे मतदान हो चुके हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में जो मुद्दे रहे हैं, क्योंकि मुद्दे पे ही चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है। हालांकि देखिए, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे आवारा पशु का रहा हो, ये मामले रहा या किराना का मुद्दा रहा हो, ये सभी कहीं ना कहीं इस मुद्दों को लेकर आज वहां वोटिंग हुई है। हालांकि विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया। ये इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, जब भी चुनाव होता है अलग अलग पार्टी, चाहे वो बसपा हो जाए, सपा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी सरकार में रही, खूब अपने वादे पूरे किए और घोषणा पत्र के वादे पूरे किए, विकास कराया। लेकिन जब चुनाव होता, वोटिंग होता, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू जो बदल जाती है। कहीं जातीय समीकरण पे आ जाता है, कहीं ना किसने कौन किसके साथ खड़ा रहा, कौन से पार्टी के लोग है, कौन सा चेहरा है, उस पर ही वोटिंग हुई और आज भी वही मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि देखिए, इस मामले पे बात करने के लिए हमारे लखनऊ के कई वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे भी जान लेते, क्योंकि लोगों ने पश्चिमी यूपी पूरी तरीके से कवरेज किया, कई जिलों में भी गए हैं और वहां के समीकरण मैं चाहता हूं, जिस तरह जो समीकरण रहा आज जो पश्चिमी यूपी में वोटिंग हुई है, किन मुद्दों को लेकर रहा। विकास का मुद्दा हमेशा छूट जाता है, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं, कई बड़े चेहरे के देश को दिए हैं, उसके बावजूद भी मुद्दा विकास का छूट जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है उसमें पूरे देश की नजर है, और मैं देश नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यूपी विश्व के 5वें देश के बराबर होगा अलग कंट्री अगर होता तो। पश्चिम यूपी में जिन सीटों पर 58 सीटों पे आज पहले दिन 10 तारीख को पहले मतदान के पहले चरण में वोट पड़े,
उनमें बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रहने की उम्मीद थी कि किसान आंदोलन जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। दान हुआ, मैंने आपके चैनल सहित कई चैनल पर जनता के बीच रिपोर्ट वोटर्स की ले रहे थे, जनता का जो ओपिनियन ले रहे थे, मैंने देखा कि वहां पर किसान आंदोलन कोई मुद्दा था ही नहीं। हालांकि वहां कांधला से के कैराना तक और आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा बोला, कश्मीर, केरल और उसके बाद में बंगाल भी उसमें जोड़ लिया, बातें भी थी, दो लड़के भी थे अपनी बात कर रहे थे। एक मुद्दा ये भी आ गया कि जयंत ने कहा हम अपना वोट नहीं डालेंगे, उसको भी लोगों ने इशू बनाया। संजीव वालिया ने दूल्हे को लेके वोट डालने चले गए, उन्होंने कहा देखो दूल्हा जिसकी आज शादी है वो भी मतदान कर रहा है और वो खुद वोट अपना नहीं डाल रहे हैं, जो अपना ही वोट नहीं डाल रहे हैं उनका। तो इस प्रकार से ढेर सारी चीजें गडमड थी। लेकिन एक बात मैं साफ कह सकता हूं कि किसान आंदोलन वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं रहा है आज की वोटिंग में। लेकिन किराना को लेकर ये मुद्दा हमेशा रहा है कि पश्चिमी यूपी में जो वोटिंग हुआ, नाहिद हसन को जो टिकट हुआ समाजवादी पार्टी ने दिया अवनीश जी, उसके बाद भी ये भी समीकरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने खूब हमला किया समाजवादी पार्टी में, लेकिन टिकट उन्हीं को मिला और किराना की जीत समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह पूरी तरीके से प्रभारी बनाए गए, क्या कुछ फर्क पड़ेगा उस जहां वोटिंग हो रही है किराना को? किराना का जो मामला है वो हिंदू मुस्लिम का मामला कर दिया गया है। वहां पर दूसरी चीजें हैं, वहां पर पहले भी बवाल हुआ है, किराना शामली मुजफ्फरनगर में ये चीजें हुई थी, तो इसलिए वहां की स्थितियां दूसरी हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में अलग मामला है। किसान आंदोलन जैसा अमरेंद्र जी ने कहा कि किसान आंदोलन उस पर हावी नहीं रहा इस बार, लेकिन मुद्दे विकास के, महंगाई के, बेरोजगारी के, ये मुद्दे हावी रहे। जिन चैनलों ने, जिन रिपोर्टरों ने जिनसे बात की मतदाताओं से, उनमें ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि विकास चाहिए। किसी ने ये कहा कि वो चाहिए, ठीक है अखिल जी, रोजगार चाहिए। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी इस चर्चा में मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और गौरव जी और इकबाल जी, मैं निश्चित तौर पर आप सुन पा रहे होंगे जैसे कि हमारे एडिटर हैं उत्तर प्रदेश से, वो इस वक्त कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठे हैं लखनऊ में, तो वहां से जो चीजें आ रही थी, जो बातें निकलकर आई हैं, यही है कि किसान आंदोलन हुआ और लखीमपुर खीरी हत्याकांड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग में किसान आंदोलन का बहुत फर्क ऐसा नहीं दिखा है। इकबाल अहमद जी, देखिए, हिंदू मुसलमान करने की बड़ी कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। इन्होंने पूरा माहौल बना रखा था कि हिंदू मुसलमान किसी तरह से हो जाए, जो चीजें नहीं होनी थी उसको भी इन्होंने तैयारी कर रखी थी। अरे काम करना था, विकास के काम करते, लोगों के रोजगार देते, महंगाई को कम करते, 1000 रुपए सिलेंडर कर रखा था और तमाम चीजें महंगी कर रखी है, जो जनता की बात, गरीबों की बात, मजदूरों की बात। कोरोना काल में मजदूरों को भूखा मार दिया, हर चीज इन्होंने परेशान कर रखा था। अब जब कुछ नहीं हो पाया और सरकार जा रही है तो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये कब तक चलेगा? पब्लिक अब हार चुकी है, पब्लिक अब समझ चुकी है, थक चुकी है हिंदू मुसलमान कर करके। क्योंकि इंसानियत जिंदा रहेगी तो सब जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा तो सब जिंदा होगा, हिंदू जिंदा रहेगा तो सब जिंदा रहेगा। जब लोग ही मर जाएंगे तो रहेगा क्या फिर? कि हिंदू मुसलमान कब तक करते रहोगे भैया? अस्पताल चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात इंसान को ये समझना है, ये वोट अब पड़ रहा है विकास पे, गरीबी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। बिल्कुल, चलिए और एक बार फिर हम चलेंगे हमारे एडिटर अखिल सिद्दीकी के पास। अखिल जी, देखिए रखिए, निश्चित तौर पे मुद्दा हमेशा चुनाव का बदला रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह विपक्ष ने सरकार को घेरा है, किसानों को मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका निभाई है। हालांकि अखिलेश यादव वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी वर्चस्व बीजेपी समाजवादी पार्टी हो रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का ऐसा नहीं कि कांग्रेस को बहुत कम आंका जा रहा है, कांग्रेस का भी वोट बैंक बढ़ेगा। पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया, कांग्रेस पत्रकार और भी उनसे भी समझ लेते हैं। जिस तरह अलग अलग पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया, कांग्रेस ने भी महिलाओं को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दिया, स्कूटी को देने के लिए वादा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस ने भी किया है कि हम उनको आरक्षण भी देंगे, उनको हम रोजगार भी देंगे, कांग्रेस भी करे। महिलाओं को ये जो आज जो समीकरण इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, किस नजर से इसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव में महिलाओं को इस बार बड़ी प्राथमिकता मिली है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। विधानसभा चुनाव में जब भी, पिछले भी चुनाव में भी महिला की बात करते सब लोग, लेकिन इस स्तर, बड़े स्तर तक नहीं बांट रहा था।
बढ़ाकर एक पैमाना तय कर दिया कि हम 40% नौकरियों में आरक्षण देंगे, 40 दुगुनी कर देंगे संख्या, महिलाओं में से आरक्षण मिल जाएगा। आप महिलाओं को टिकट दे रही हैं, महिलाओं को लड़ा रही हैं। आप देखिए, अगर चुनाव प्रियंका के कैंपेनिंग का देखिए तो पंकुड़ी पाठक से लगा करके, पूनम पंडित से लगा करके तमाम ऐसी जो महिला नेता जिन्होंने उन्हें पहली बार टिकट मिला है और उन्हें वो लड़ाने जा रही है, न कि बाकायदा उनका प्रचार कर रही है और डंके की चोट पर रोड शो आयोजित कर रही है कि मैं उनके साथ खड़ी हूं। यानी उनका जो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं को, वो खुद ही चरितार्थ कर रही है। तो ये बड़ी बात है और प्रियंका गांधी को इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। हालांकि जहां तक और दलों की बात है, उन्होंने भी इसमें थोड़ी बहुत सहभागिता निभाई है। शबी हैदर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी पार्टी को बहुत करीबी से इन्होंने कवरेज किया हर चुनाव में और कई पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक ये दौरा करते रहते हैं। शबी जी, जिस तरह चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी चुनाव में दिख रहा, मेरठ देखा जाए, सहारनपुर, कैराना, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। एक बार बीजेपी का वो गढ़ बना है और बहुत ज्यादा सीटें वहां से है। क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनः वो सीटें वापस लाएगी या आरएलडी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी जो जिस तरह चुनाव उसका फायदा होगा इस चुनाव? बिल्कुल अकील, देखिए अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें, 56 सीटें हैं वहां पर और पूरी तरीके से अगर वहां पर पाने के लिए अगर कुछ है समाजवादी पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी। क्योंकि अगर देखिए आप अलीगढ़ में 7 सीटें विधानसभा की, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। मेरठ में 7 सीटें हैं, वहां पर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 अदर के पास हैं। तो वहां पर मैक्सिमम जितनी सीटें हैं इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और जैसे चुनाव वहां से अपना पूरब की तरफ आएगा, हमारे जोन में आएगा, तो आप यकीन जानिए जब जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, 2-2.5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, वो जब यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरीके से पश्चिम का माहौल यहाँ पर आएगा। और पश्चिम की सियासत की अगर हम बात करें तो जाति, धर्म, मजहब, कल्चर और पश्चिम के जो मुद्दे हैं वो सब वहाँ पर उसी तरीके से हैं जैसे पिछली बार भी थे। लेकिन पॉलिटिक्स को मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ, मैथमेटिक्स समझता हूँ। मैथमेटिक्स में माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। यही चीज पॉलिटिक्स में भी जो है पूरी तरीके से लागू होती है। और वहां पर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यकीन जानिए इस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मुझे अखिलेश यादव जी का 2 साल पहले का वो बयान याद आ रहा है कि इस बार वो गठबंधन नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और जो एडजस्टमेंट की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की है दूसरे दलों को लेकर, क्षेत्रीय दलों को लेकर, थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 75% जो है वो स्कोर करती हुई समाजवादी पार्टी टिकटों के मामले में इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन शबी जी, टिकट इस बार देने के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने दाखिल भी कर दिया, उसके बाद उनके टिकट कटे, विरोध हुआ। चाहे लखनऊ की हम बात करें, चाहे कैसरगंज की बात करें, बरेली की बात करें, कई ऐसे जिला है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के टिकट देने के बाद सिंबल वापस लिया गया है। तो क्या नहीं लगता वो विरोध कर रहे हैं, उसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को होगा? बिल्कुल, देखिए ये समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के लिए, ब्रेन जो उनके थिंक टैंक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सहारनपुर की जो मेन सीट है वहां पर माविया अली टिकट सिंबल लेकर चले गए थे, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया था। माविया अली वो व्यक्ति है जिसने विपरीत लहर में उपचुनाव जीता था, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। वो ठीक ठाक पोजीशन है उसकी, देवबंद में भी उसको समर्थन हासिल है। लेकिन समाजवादी पार्टी से दिक्कत ये थी कि वो उमर को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, वो यहाँ से जो एमएलसी आशू मलिक उनको भी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो उस सीट पर उन्होंने प्रत्याशी बदला और एक ठाकुर प्रत्याशी दिया, पूर्व मंत्री के बेटे को टिकट दिया, राणा को। अब वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बाद में माविया अली को सरेंडर कराया गया और राणा का टिकट जो है वहां पर चुनाव वो लड़ रहे हैं। जिनका टिकट काटा गया तो वो तो विरोध में है, वो तो समर्थन दे नहीं रहे, तो इसका नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल सीधे तौर के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखिए, मैं वापस आती हूँ आपके पास। गौरव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, एक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो एडिटर हैं वो लखनऊ में कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं और जो चर्चा यही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेके कि आप एक बात से समझिए, जैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी होना है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल पिछले 5 वर्ष का जो रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रतिमान गढ़ा है। और वही विपक्ष का भी शासन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां बेरहमी से पिछले शासन ने वहां के युवाओं को थानों में बंद किया, जहां के पिछली सरकार ने मुजफ्फरपुर के दंगों में, मुजफ्फरनगर के दंगों में जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया और दंगाइयों को महिमा मंडित करने का काम किया गया, उनको पुरस्कार देने का काम किया गया, तो पश्चिम की जनता भूली नहीं है। और रही कृषि की और किसानी की जहां तक बात है, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पे सर्वाधिक गन्ना मूल्य बकाया था किसानों का
और हमारी सरकार ने उसकी भरपाई की और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई शुगर मिल भी लगा करके थी। मेरा ऐसा मानना है कि किसानों का मुद्दा, वहीं के किसान भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ला रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ ला रहे हैं, शुचिता के लिए ला रहे हैं, सुशासन के लिए ला रहे हैं और विकास की जो एक गंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बही है कोरोना काल के बावजूद, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जो चलना जानता है, जो विकास करना जानता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ है। इसलिए इनको पुनः लाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः लाने का काम कर रही है। बिल्कुल। अखिल जी, जी देखिए, बीजेपी ठीक है अखिल जी, मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हाँ, इकबाल जी बोलिए। चुनाव वापस आएगी सरकार। अरे इनसे ये पूछे कि हाथरस की दलित बेटी को 2 बजे रात में जला दिया गया, क्या उसको भूल जाएंगे ये लोग? क्या गृह राज्य मंत्री ने के बेटे ने किसानों के ऊपर रौंद दिया, वो शहीद किसानों को क्या याद नहीं करेंगे लोग? उन लोगों को भूल जाएंगे क्या? इन लोगों ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया है लोगों को, बुलडोजर लगा के घरों को गिराया गया है, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं, वो जनता भूलने वाली नहीं है। अब इनको वोट से छोड़ देगी तब इनको समझ में आएगा क्या होता है। अरे इनके मुख्यमंत्री ने कहा मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं गर्मी में शिमला बना दूंगा, तो अब शिमला और गर्मी तो 10 तारीख और ये वोट से चोट मिलेगा, उसकी गर्मी निकलेगी। चलिए, मुझे लगता है चर्चाएं भी गर्म हैं, चुनाव भी बहुत गर्मा गर्मी के बीच हो रहे हैं और सियासत भी बहुत गर्म है। खैर, अखिल जी के पास मैं वापस चलूंगी। अखिल जी, बाकी जी देखिए, दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है उन सभी सीटों को वापस लेगा। हालांकि दावा करना उनका जायज भी है क्योंकि उन्होंने वादा किया कि हम 300 प्लस जाएंगे, तो अब देखना होगा तो 300 प्लस में, क्योंकि 325 सीटें इनके पास थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद सहयोगी दल के साथ मिलकर 325 सीटें लाई, 312 उनके पास खुद थी। तो अब वो सीटों को लाना भी चुनौती है क्योंकि पार्टी की बहुत मजबूती से 2024 की है। लेकिन अब इसी बीच मिश्रा का राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है कि वो कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। एक जो व्यवस्था है वो लखीमपुर की बिगड़ सकती है। हालांकि लखीमपुर के क्यों बाकी काफी करीब से इन्होंने देखा, वहीं से आते भी हैं हमारे अमरीन जी समझते हैं आपसे भी कि जिस तरह बड़ी घटना हुई, किसानों की मौत हुई, पहले उसे एक्सीडेंटल दिखाया गया, फिर केस को 302 धारा में बदली गई और 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं वेटिंग पे लगा रहा कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई, उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन आज पहले दिन का वोटिंग था, उसके बाद आशीष मिश्रा को जमानत मिलना, पूरी तरीके से किसान नेताओं ने भी उसका विरोध किया है, विपक्ष ने भी विरोध किया है। कहीं ना कहीं लखीमपुर के आसपास मंडल में वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। किस नजर से इसे देखते हैं आप? बिल्कुल अखिल जी, जहां तक जमानत का सवाल है, जमानत कोर्ट ने दी है और न्यायालय जो है वो जमानत देता है तथ्यों के आधार पे, जो आरोपी होता है उसके खिलाफ चार्जशीट में क्या चीज है इसके आधार पे। और एक चीज और आप जान लें, जमानत शब्द का मतलब बेल शब्द जो होता है, बेल इज ऑलवेज मर्सी एप्लीकेशन। हमेशा जमानत एक दया की भीख होती है। आरोपी व्यक्ति दया की भीख मांगता है न्यायालय से कि हमें जमानत पर रिहा किया जाए, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है और बहुत सारी चीजें हैं। फिर न्यायालय जमानत देते समय न्यायालय सबसे पहले ये देखता है कि ये जो आरोपी व्यक्ति है, यदि ये बाहर रहा तो केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है, जिसमें धाराएं तरमीम की गई, धाराएं बदली गई, 302 लगाई गई और आशीष मिश्रा 3-4 महीने जिसमें जेल रहे। जमानत कोर्ट ने आज दी तो कोर्ट ने अपने विवेक से दी, कोर्ट परसों देता या अभी न देता या इससे पहले दे देता, वो भी कोर्ट का न्यायालय का ही निर्णय होता। मैं समझता हूँ कि जमानत आशीष की किसी राजनीतिक दल का निर्णय तो है नहीं कि किसी राजनीतिक दल ने अपने फायदे के लिए या दूसरे राजनीतिक दल ने अपने उनके पिता तो देश के गृह राज्य मंत्री है ना, तो इसके लगता है कि वहाँ के लोगों, किसानों का मानना है और वहाँ के विपक्ष का मानना है कि इसका प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल अखिल जी, आपकी इस बात का जवाब देते हैं। उनके पिताजी देश के गृह राज्य मंत्री थे। 4 महीने पहले इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ, पूरे देश के लोगों का पॉलिटिकल टूरिज्म का जगह हो गया लखीमपुर खीरी, लेकिन उसके बावजूद वो देश के गृह राज्य मंत्री बने ही रहे क्योंकि उनकी पार्टी ने, जिस पार्टी में वो है,
जिस पार्टी ने उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया उसने उन्हें कल्प्रिट नहीं माना और इसलिए उन्हें उनके पद से नहीं हटाया। आशीष मेहता का जहां तक मामला था वो दौरान ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पूरा देश इसे दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा है और मैं भी दुर्भाग्यपूर्ण ही मानूंगा। कभी भी कहीं जनहानि होती है किसी की वजह से हो, वो हमेशा गलत ही होती और वह जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो गलत क्यों हुआ इसका निर्णय अब कोर्ट लेगा। बात अगर हम करें लखीमपुर खीरी के वर्तमान में, तो तेजिंदर विर्क जो उस घटना में घायल हुए थे बड़े रूप से, वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के बगल में बैठ करके और उन्होंने समाजवादी पार्टी का अंगोछा डाल करके और अखिलेश के साथ में अन्न की कसम खाई, अन्न का जो है संकल्प लिया। तो अब चीजें हो जाती है वायस, जब चीजें दूसरे प्रकार की हो जाती है कि वो जो आंदोलन करता थे उनमें मुख्य व्यक्ति जो था वो तेजिंदर सिंह विर्क था और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा आ गया, उसने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि लखीमपुर खीरी का मैं 15 दिन का दौरा करके आया हूं, लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर ही उस मामले का, उस घटना का चुनाव पर कोई फर्क फिलहाल दिख नहीं रहा है। चलिए राखी जी, देखिए आशीष मिश्रा का वहाँ जमानत के बाद कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन देखने वाली बात होगी निश्चित तौर पे। और क्या कुछ समीकरण बदलता है, क्योंकि सेंट्रल देखा जाए पश्चिमी यूपी से अब सेंट्रल चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में पूर्वांचल तक जाएगा जो चुनाव जाएगा वो कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा। जी राखी, हमारे साथ बने रहिएगा। गौरव जी, यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, जो विश्लेषक जुड़े हुए हैं जो बात कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं, देखिए कि बहुत ज्यादा लखीमपुर की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें, ये सब कही गई हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस भी करे गए हैं, लेकिन जनता क्या सोचकर वोट डाल रही है, जब वोट की बारी आती है तो निश्चित तौर पर पूरा एक रिपोर्ट कार्ड का आकलन तो होता है, लेकिन बदलाव करेंगे नहीं करेंगे अभी तो पूरा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ भी होगा एकदम एक नई दिशा एक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में नई दिशा देखने को मिली है पिछले 5 वर्षों में। पूरा जो इकोसिस्टम है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम, और विशेष रूप से सरकार किस तरीके से विकास के साथ प्रत्येक जनता को जोड़ती है, खासतौर से जो पिछड़े पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो विकास के रेस में बहुत पीछे रह गया पिछले 70 वर्षों में, जब वहां तक विकास पहुंचता है, जब गैस का चूल्हा पहुंचता है, जब बिजली पहुंचती है, जब पक्का मकान मिलता है, तो इसका संदेश जाता है और कहीं न कहीं सकारात्मक संदेश के साथ प्रत्येक वो व्यक्ति जुड़ता है, उसे भी मन में ऐसा विश्वास होता है कि ये एक ऐसी सरकार है जो कमजोर के मर्म को छू रही है, साथ ही साथ विकास के बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उत्तर प्रदेश में ला रही है। जो 40-40 वर्षों से लंबित परियोजनाएं थी उसको जमीन पे उतारना, उसको ऑपरेशनल करना, ये बड़े बड़े उदाहरण है जिसके साथ जनता अपने आप को जोड़ करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भरोसा दिखा रही है। और ये जो अंडर करंट है, आज जनता बहुत वाइब्रेंट है, उसके पास सूचनाओं का पूरा अंबार है, उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता, उन्हें फुसलाया नहीं जा सकता। कुछ प्रतिशत हम कह सकते हैं कि झूठे वायदों का असर पड़ता रहा है, लेकिन अब उसकी भी संभावनाएं नगण्य है, क्योंकि जनता अब चाहती है उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाना, देश का ग्रोथ इंजन बनाना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन का योगदान देना। आज दूसरे नंबर पर भारत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। ये पिछले सरकार का, हमारी सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड है और कहीं न कहीं इस रिपोर्ट कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश की जनता, सकारात्मक सोच की जनता जुड़ी हुई है, न कि उन लोगों के साथ जो आज भी बंटवारे की बात कर रहे हैं, आज भी जातिगत आधार पर अपने गठबंधनों का को मूर्त रूप दे रहे हैं। उनके साथ जनता अब जाने के लिए तैयार नहीं, और उनके नंगे तांडव को जनता ने देखा है, अपराध के राज को देखा है, थानों से चलते हुए गुंडों के साम्राज्य को देखा है। इसलिए वापस उनको कभी रिपीट नहीं करेगी ये जनता, आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और जिस तरीके से वोटिंग का ट्रेंड है और शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, और जिन मुद्दों को विपक्ष ने भुनाने का काम किया, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट प्राइड की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, लखीमपुर हाथरस जैसी घटनाओं की बात हो, लेकिन बार बार ये एक्सपोज हुए। वही कांग्रेस पार्टी जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहीं सवाई माधोपुर में जब प्रियंका जी घूमती है और वहीं बगल में एक बेटी की हत्या हो जाती है, बर्बर तरीके से निर्भया कांड होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाती, ठीक उसी बगल में होता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए, आपके लिए बहुत दर्द है आपके दिलो दिमाग में, और वही राजस्थान के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ की में जहां 140 किसान आत्महत्या कर लिए हैं अभी तक, वहां के लिए आपके पास कोई दर्द नहीं है। राजस्थान में आपने किसानों को मूल्य
देने की बात की, सब्सिडी देने की बात की, वो आप दे नहीं पाए, और आप उत्तर प्रदेश में सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। तो साफ ये चाल चरित्र नियत जनता देख रही है, समझ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रचंड बहुमत के साथ ला रही है। हम पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, इकबाल जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, बीजेपी को सिर्फ 50 सीट मिल रही है, 50 से ज्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम ही हो जाएगी। 50 तो मैंने फिर भी ज्यादा कह दी है। और जो ये कह रहे हैं कि वहाँ प्रियंका गांधी जी सबसे पहले हाथरस पहुंची है दलित की रोटी के घर, जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाया था, वहां पहुंची वो। 750 किसान मर गए, उन परिवारों के बारे में कौन बात करेगा? ना मोदी जी बात करते हैं, ना अमित शाह जी बात करते हैं, ना योगी जी बात करते हैं। वो बेचारे परिवार उनके बिखर गए हैं, जो 750 किसान मारे गए हैं इनकी वजह से, इनके काले कानून की वजह से मारे गए हैं। उन पर कौन बात करेगा? जो 3 किसान, तो 4 किसानों पे गाड़ियां इनके मंत्री ने, उन परिवार के बारे में कौन बात करेगा? एक हमारे पत्रकार भाई मारा गया, उन पर कौन बात करेगा? इनसे सवाल तो इस बात का है कि ये बताने पहले कि ये 750 शहीद किसानों के परिवार को कौन चलाएगा, उनको कौन पूरा करेगा, उनको शहीद का दर्जा कौन देगा? ये सरकार बदलेगी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये सरकार आएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी सच और झूठ की लड़ाई लड़ रही है। आज हिंदुस्तान में अगर लड़ाई हो रही है तो सच और झूठ की। जो झूठा होगा वो जाएगा, जो सच होगा, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो सच और झूठ और इसी की लड़ाई हो रही थी। आज एक तरह से समझ लिए देश को फिर से आजाद करना है झूठों से। ठीक है अखिल जी, मुझे लगता है दोनों मेहमानों को भी आप सुन पा रहे हैं और जिस तरीके से बातें हो रही है, देखिए दावे अच्छी बातें, राजनीतिक दल हैं अपने अपने दावे करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है वाकई में कि जिन मुद्दों की बात हो रही थी, क्या विकास और मुद्दे और ये जो एक आरोप लगे हैं जो तमाम लोगों पर, इन चीजों में से सबसे ज्यादा क्या प्रभाव डालेगा? देखिए आखिर बात वहीं पे आके टिक जाती है कि विकास के मुद्दों पर बात ही नहीं होती है, ना वोटिंग होती है। भले ही लोग दावे करें कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आते आते चुनाव उसी सब जिले, जिस तरह विधानसभा के जो समीकरण है, जिनको टिकट दिया गया है, कौन अपराधी थे, किनके ऊपर क्या आरोप लगे, किसने हत्या की है, कहाँ क्या घटनाएं हुई हैं, हाथरस से लेकर लखीमपुर तक, लखीमपुर से लेकर सोनभद्र तक, तो तमाम चीजें भी मुद्दा चुनाव के समीकरण बना देता है और बदल देता है। हालांकि देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है अपनी कि हम पुनः सरकार बना रहे हैं और सीटें लेके आ रहे हैं। ये अभी कुछ देर बाद भी थोड़ी बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई भारतीय जनता पार्टी को वहां से कितनी सीटें मिल रही हैं पश्चिम यूपी से, वही हवा चलेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो सेंट्रल से लेकर पूर्वांचल तक जाएगी। हालांकि इस बीच हम खुद ही इस बात को आप ही सभी वरिष्ठ पत्रकारों से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि निश्चित तौर पर जिस तरह मुद्दे चुनाव के जो विकास को लेकर होते, लेकिन फिर वही सारे मुद्दे हर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अंदर हो, वो उठाती फिर उसी मुद्दे को हो जिन पर कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय बना रहता है और उसी पर वोटिंग होती है। किस नजर से देखते हैं इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये शुरू से ही रहा है, जब से बहन जी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, तीनों ने अपने छुपे एजेंडे को अलग रखा है और जनता के एक एजेंडे को अलग रखा है। जनता का एजेंडा घोषणा पत्र में है, वो सबके सामने रहता है। 300 यूनिट बिजली देंगे, सबने दे दी। स्कूटी दे दिया कांग्रेस ने, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, नौकरी दे दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, 20 लाख रोजगार मिल जाएगा युवाओं को, सबने दे दिया। लेकिन जब असल में चुनाव की बात आती है, जो जमीन पर मतदान शुरू होता है, तब ओरिजिनल जो एजेंडा होता है वो सामने आता है। और हर पार्टी, ये कहा जाए तो कोई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सबका अपना एजेंडा है और वो उसी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और सबके एजेंडे के हिसाब से आप सबके प्रत्याशियों का आकलन कर सकते हैं। उन्हीं प्रत्याशियों को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आखिर वो चुनाव किस एजेंडे पर लड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं वो चुनाव में, कि क्या उनको मिलना है। हर आदमी जीतना चाहता है, हर सभी दल लड़ने के लिए नहीं है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि कोई किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं। इस बार आपने साफ देखा होगा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट हर पार्टी को चाहिए। किसी पार्टी का कोई दल का नेता रहा हो, बहुजन समाज पार्टी ने तो आखिरी तक इंतजार किया कि किसी को भी कोई कहीं टिकट ना मिले, वो सीधे बसपा में जाए, उसे टिकट मिल जाएगा। कांग्रेस का आलम भी यही रहा कि उसने खेल बिगाड़ने का बहुत काम किया, खेल अपना बनाने का काम कम किया। भाजपा ने बहुत स्थिति अपनी बदलनी चाहिए, 100 टिकट काटने जा रही थी भाजपा, लेकिन आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी गई तो उसे भी लगा कि हमें पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है और उसने अपने टिकट रोक लिए। इसका मतलब ये जा गई, वो जानती थी कि हम पॉलिटिकल रूप से जातिवाद
में फंस जाएंगे और हमें उसमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि वहां पर जाकर के समाजवादी पार्टी थोड़ा हावी हो सकती थी। तो समाजवादी पार्टी ने भी वेट एंड वॉच किया था, लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण कार्ड खेला था सपा ने, वो भी उनका थोड़ा सा बैकड्रॉप हो गया, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य गए जब, तो उन्होंने खुले मंच से लगातार सबको कहना शुरू किया कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद इस सरकार में रहा और हमें मंच पर स्टूल पर बैठाया गया केशव मौर्य को। तो ये एक जो एजेंडा वो थोड़ा बैकड्रॉप हो गया और उसका नतीजा ये रहा कि जो भाजपा टिकट काटने वाली थी 100, वो उसमें से उन्होंने 50 टिकट पर आकर रोक दिया और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो शायद अब उनके लिए मुसीबत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर समीकरण बदले तो ये सपा के लिए घातक भी हो सकता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं सभी जी से। सभी जी, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर से पश्चिमी यूपी में गठबंधन किया, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और बड़े बड़े दावा किया था। जनता पार्टी हमारी सीटें आएंगी, वोट बैंक है। पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्होंने प्रचार नहीं किया था, तो कहीं कहीं 1 से 2 सीटों पे बहुत प्रभाव भी डाला था, वोट बैंक उनका बढ़ा था। उन प्रत्याशियों को शायद 30 से 40 हजार भी वोट मिले थे। तो ऐसे में क्या लगता है, पश्चिमी यूपी में वैसी समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे या अपना फायदा करेंगे कि बसपा जो जिस तरह से कैंडिडेट उतारा पश्चिमी यूपी में, मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी वर्चस्व बसपा भी चला है, तो इसका कितना फायदा नुकसान होगा, किस दल को होगा? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है, और जब जनता जाति देखकर वोट देती है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जाति देखकर कैंडिडेट देते हैं। ये सिंपल सा जो है वो एक सीधा सीधा फार्मूला हो गया। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, तो शुरुआत में जरूर ऐसा करंट दिख रहा था, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं हुई। आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई पत्रकार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज करने नहीं पहुंचा। मुरादाबाद से जब आप मुरादाबाद जाइए तो मोदी नगर है, मोदी नगर से रात में असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजर रहे थे और उनको रात में रुकना पड़ा, लेकिन वहां पे होटल में उनको जगह नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाएं और देखें तो आप आंख बंद करके ये बात कह सकते हैं कि ये चुनाव भी पिछले चुनाव की तरह पूरी तरीके से जातिवादी चुनाव है, और प्रत्येक जो मतदाता है वो जाति को देखकर वोट कास्ट कर रहा है। बिल्कुल हकीकत है ये। और चूंकि मुसलमान इस समय एक बहुत बड़ा जो है वो, कोई कहता है वोट बैंक है, कोई कहता है तुष्टीकरण की बात करता है, कोई किसी नजर से देखता है, कोई किसी और उस बात की तरफ से देखता है। तो मुस्लिम्स, जहां तक मैं समझ रहा हूं या जहां तक मेरे जैसे व्यक्ति का आंकलन है, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जा रहा है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में मुसलमान अपना वोट कास्ट करने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा बसपा के छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए तो बसपा के समीकरण बिगड़ गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में देखने को मिला कि जो दलित वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक, उसे ऐसे में मानते हैं कि जो दलित वोट बैंक बसपा का था, वो इस बार जो चुनाव हो रहा है 2022 में, क्या वो फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, या दलित जो चेहरे हैं, जो पिछड़ा चेहरा है, जो पिछड़ा वोट बैंक है, वो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर ला पाएंगे पूर्वांचल में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर कुछ सीटों के ऊपर प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कहें कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट के ऊपर जो है ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य प्रभावी हैं, ऐसा नहीं है। जो पटेल है वो अपना, जिसको जहां पर जाना है उसको पटेल वहां पर जा रहा है, और मौर्य भी जिसको जहां पर जाना है वहां पर जा रहा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन उम्मीदवारों को प्लेस किया है वो वहां पर हैं, तो कह सकते हैं कि उनको वहां पर वोट मिल रहा है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि मौर्य पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में आ गया, पटेल पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में आ गया, या राजभर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में आ गया। निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता सीटें मिलेंगी, या समाजवादी पार्टी वहां पर जिस तरह गठबंधन करके रखी है उससे फायदा होता नजर आएगा? कांग्रेस को कहां पर देखते हैं सब? अखिल भाई, जैसी आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, और मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है प्लस प्लस माइनस, ऐसा कुछ हुआ है कुछ सीटों के ऊपर टिकट प्लेसमेंट को लेकर कि समाजवादी पार्टी ने कुछ लोगों को प्लस किया, जिसकी वजह से जो उनका प्लस था वो माइनस हो गया, वो कहीं और चले गए। आप आसपास लखनऊ में ही ऐसी कई सीटें हैं जहां पर ऐन मौके पे प्रत्याशी बदले गए, और वहां पर वो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से कोई टिकट ले आया, कोई कांग्रेस से टिकट
टिकट ले आया और मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहा है। जहां तक मैं फिर एक इस बात को अभी यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रत्येक सेक्टर में कुछ सीटों, विधानसभा सीटों पर मैं स्वयं गया हूँ, मैंने ज़मीन का आकलन किया है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट किस तरीके से कौन किसको नुकसान कर रहा है, कौन किसको प्लस कर रहा है, मैथमेटिक्स के ऊपर चुनाव हो रहा है और पूरा चुनाव जो है वो जातीयता के इर्द गिर्द है। जो जिस जाति का उम्मीदवार है वो वहां पर इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि अगर जातिगत उम्मीदवार की बात नहीं होती, आप अपनी चर्चा जारी रखिएगा, मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात बहुत देखिए महत्वपूर्ण हो गई है गौरव जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, कि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, अब तो आज से वोटिंग हो रही है और 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है, ये पहले दिन से लेके जितने चरण होने हैं, हर दिन जब जब वोटिंग होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और पूरे आंकड़े जब सामने आएंगे तो बहुत कुछ बयां करेंगे कि आखिरकार कहां से कितनी सीटें मिली हैं। और एक बात जो तमाम लोग और चर्चा कर रहे हैं इसमें, उनकी भी यही है कि शुरुआत इन्हीं सब चीजों से होती है कि विकास की बातें, मुद्दे, उसके बाद दल बदल भी कई लोगों का हुआ और दल बदल के बाद जातिगत समीकरण। लेकिन वाकई में जैसे जैसे वोटिंग का दिन आ जाता है और जैसे आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, वाकई में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, चाहे क्राइम से रिलेटेड कुछ हुआ हो या किसी ने दल बदला हो या किसी ने दगा दिया हो, मतलब विकास और मुद्दा तो सबसे पीछे अभी चल रहा है। ये तमाम चीजें बहुत फोकस्ड हो रही हैं। आवाज नहीं आ रही है गौरव जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? जी अभी आ रही है। अब आ रही है। गौरव जी चलिए मैं संक्षेप में करूंगी अपना सवाल। अब जिस तरीके से हम हमेशा शुरू से देखते हैं, विकास की बात होती है, मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, घोषणा पत्र हमने देख लिए सभी के, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है ना, जिस दिन मतलब पहले चरण की जिस तरह से आज वोटिंग हो रही है, मुझे लगता है बहुत ये सब चीजें तो एक तरफ गई हैं, चर्चाओं में जो मैं बाकी पत्रकारों को सुन रही थी वहां से यही सब चीजें आ रही है। कुछ नहीं है, जिसका जो वोट बैंक है, जिसके जो जातिगत समीकरण हैं, वो वही करेंगे चाहे आप कुछ भी करिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने सही कहा, जिसका जो वोट बैंक है वो उसी पर कहीं न कहीं जाकर के केंद्रित होता है। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विपक्ष में लड़ने वाली जो भी प्रमुख पार्टियां हैं, आप देखिए उनका जातिगत पॉकेट है, किसी न किसी एक जाति का वो प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं के आधार पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का काम करती है। और पूर्व में वो सत्ता में भी रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको शासन दिया है और सबको देखा भी है, लेकिन अकेली एकमात्र ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। और आप देखिए हमारी जितनी फ्लैगशिप योजनाएं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? उसके सबसे बड़े लाभार्थी उस क्षेत्र से आते हैं या बल्कि उस समुदाय से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा ही नहीं है। आज आप अल्पसंख्यक समाज का देख लीजिए, आंकड़ा केवल देख लीजिए तो 30% से ज्यादा लाभार्थी उस समाज से आते हैं। पिछड़े, दलित, जो दबे कुचले हैं, उनके क्षेत्र में, उनके समुदाय से सबसे ज्यादा फ्लैगशिप योजनाओं का वितरण हुआ है, लाभार्थी उस समुदाय से आते हैं। लेकिन आज वही विश्वास, वही भरोसा इस बात को जन्म देता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहने से देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्रवाद की विजय होगी और दुनिया में जो एक प्रतिस्पर्धा भारत को फिर चोटियों पर पहुंचाने का, बुलंदियों पर पहुंचाने का जो एक संकल्प है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही पूरी कर सकती है। उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और हो भी रहा है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारी सरकार ने किया है वो जनता के सामने है। और ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद है। गैर राष्ट्रवाद इसलिए कि हर उस मुद्दों पर विपक्ष खड़ा दिखाई दिया जिससे भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचता हो, जिससे भारत के समाज में विखंडन पैदा होता हो, जिससे विकास प्रभावित होता हो, उन सभी मुद्दों पर वो एक दिखाई दिए। अकेले लड़ती हुई कोई दिखाई दी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई थी। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का समाज, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगी। और जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और उत्साह के साथ लोग इन चुनाव में आएंगे और निश्चित रूप से परिणाम जो है, जो अपेक्षित है, वही परिणाम आने वाला है। ठीक है, इकबाल जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये तो पूरा झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी, इसका नाम हो गया है। लोग अब कहते हैं भारतीय झूठ पार्टी।
क्योंकि ये जितना भी अपना प्रोगंडा फैला रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप ये बताइए कि पिछली सरकार ने मुंशी पुलिया से और एयरपोर्ट तक की जो मेट्रो चलाई थी, उसके बाद इन्होंने एक स्टेशन नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में बताएं कौन सी योजना इन्होंने बहुत बड़ी बना के दिखाई है। इन्होंने बताएं ये कितने रोजगार दिए हैं, ये बताएं कितने घरों में लोगों को रोजगार पहुंचाया है, कितने घरों का चूल्हा जलाया है। अरे 1000 रुपए का सिलेंडर करके उन महिलाओं को मार दिया जो बेचारी लकड़ी जला के गैस से आई थी। ये झूठ के पुलिंदे को बनाया था, फिर वो झूठ का पुलिंदा लकड़ी में कन्वर्ट हो गया, लकड़ी में फिर चलने लगा और सिलेंडर कोने में पड़ा हुआ है। अरे क्यों झूठ बोल रहे भैया, इतना झूठ बोलो मत। अब वो झूठ खत्म हो गया, सरकार आपकी बदल गई है, आज वोट बढ़ गया है, आज जनता ने चोट मार दिया है। अब आप हाथ जोड़ रहे हैं, जनता आपसे हाथ जोड़ रही है कि भैया जाओ अपने घर आराम करो। अब सरकार बदलने वाली है और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अपने कुनबे को बचाइए, आपकी पार्टी टूट रही है। केरल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बड़े बड़े सब नेता छोड़ के भाग रहे हैं। अपने पार्टी की चिंता करिए। जब नेता ही नहीं रहेगा तो वोटर कहाँ से आएगा आपके पास? अरे आपके उत्तराखंड में पूरा सफाया हो गया बीजेपी का, गोवा में पूरा सफाया हो गया। सारे प्रयोग करके आप लोगों ने देख लिए। पंजे में साइकिल की सवारी कर ली, अब जनता साइकिल की सवारी कर ली। इसमें यही बोल रही है कि आप बबुआ का भी साथ देख लिया जनता ने। अब आपके पास मुद्दा क्या बचा है सिवाय झूठ बोलने के अलावा? कोई मुद्दा नहीं आपके पास। चापा डलवा के डराते हैं आप हमारे नेताओं को डरा के आपने आपके राजस्थान में गिरी उत्तर प्रदेश से जा रही है, उत्तर प्रदेश से जा रही है तो वहाँ रोशनी हो रही है। आप पता कर लीजिए, गहलोत जी से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। आज उत्तर प्रदेश बिजली में सरप्लस राज्य बनकर क्यों हो रहा है? नई योजना बताइए जो आपने करके दिखाया हो दरअसल में। एक नई योजना बता दीजिए, एक पुल नया बता दीजिए कि हमने पुल बनाया हो। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण केवल सुन लीजिए। सहारनपुर में उन्होंने बताया कि 200 आवास आवंटित किए थे पिछली सरकार ने और उसको भी पूरा नहीं किया। और वहाँ 31,000 आवास केवल हमारी सरकार ने आवंटित किया और 18,000 बना के दे भी दिया। और मुरादाबाद में 22,000 आवास आवंटित किए गए हैं। 70 वर्षों तक वो पक्के मकान में नहीं थे। आर्थिक स्थिति का बर्बाद कर दी है प्रधानमंत्री ने। अब देश के बचा क्या है इन्होंने चलिए बेरोजगार कर दिया है। चलिए एक खत्म हो गई। आज की बात करें। अच्छा मुझे ये बताइए गौरव जी, जो 11 जिलों के 58 सीटों के लिए जो आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग जो चल रही है, मुझे लगता है अब तो वोटिंग खत्म हो चुकी होगी और निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में पूरा ओवरऑल एक परसेंटेज आएगा, तब हम आकलन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि हम आज की एक बात करें, 5 सीटें मिलेगी 58 में। मेरे सवाल से पहले ही जवाब इकबाल जी ने दे दिया कि 58 में से 5 ही सीट मिलेगी। गौरव जी जी कितनी सीटें लगभग आ सकती हैं? देखिए पहले ही 58 में 52 तो हमारे पास थी। एक जो लोकदल का था वो भी हमारे पास आ गया था, 53 हो गई थी। इसलिए पुराने रिजल्ट को हम फिर रिपीट करने जा रहे हैं, बल्कि इसमें संख्या और वृद्धि भी हो सकती है। वहां से पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो सकता है विपक्ष का। इनके सारे प्रयोग पश्चिम से विफल करने के लिए एकदम तैयार है वहाँ की जनता। और देखिएगा 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो यही रिजल्ट आएगा। हमारे पार्टी बीजेपी के हमें लगता है कि गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे हैं घर में, इनको पता चल चुका है। जी नहीं, अभी भी क्षेत्र में है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपकी तरह ड्राइंग रूम में बैठ करके ट्विटर नहीं खेल रहे, ट्विटर वार नहीं खेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और अभी कार्यक्रम में जा रहे हैं। जनता के बीच में चुनाव प्रचार करेंगे और सुदूर बिहार के बॉर्डर पर जा रहे हैं। हम अपना लाइव लोकेशन भी आपको भेज सकते हैं। कांग्रेस और सपा की तरह ट्विटर वार नहीं करते। कोरोना में जैसे बैठ करके आप लोगों ने ट्विटर गेम खेला है, हम लोग ट्विटर गेम नहीं खेलते, जनता के बीच में जाते और काम करते हैं। अरे गौरव जी किसान खेल लेंगे, बच के रहिए। किसानों के खाते में सम्मान निधि जा रही है,
जिन किसानों को आपने मजबूर किया था आत्महत्या करने पर, सर्वाधिक शासनकाल में रहे आप। अच्छा इकबाल जी, 800 किसान आत्महत्या करते थे इस देश इकबाल में। जी आपकी कितनी सीटें आएंगी 58 में से बताइए। अच्छा गौरव जी बताएंगे, गौरव जी क्योंकि आपकी सीटें 5 इकबाल जी ने बताई, आप बताइए इकबाल जी के यहाँ कितनी सीटें आ रही हैं? मैंने बता दिया, सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक भी नहीं कह रहे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ओपनिंग हुई है, जो ओपनिंग बैटिंग किया है वहां की जनता ने, वो निश्चित रूप से छक्का मारा है और पूरी तरीके से इनका सुपड़ा साफ होना तय है। इकबाल जी आप इनका पसीना उतर चुका है, ये गर्मी पालने के इनका पसीना उतर गया है, ये गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं यहाँ से। देखिए चलिए ठीक है, आप दोनों के साथ भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। अखिल जी के पास जाऊंगी मैं। अखिल जी सुन रहे होंगे आप, यहाँ तो 11 जिलों की जो आज की 58 सीटों की हम बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 52 तो हम पहले ही थे, आप और जोड़ लीजिए, लेकिन एक अच्छा आकलन वो बता रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस है वो साफ तौर पर कह रही है कि 5 सीट आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा कह रही है कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। मुझे लगता है ये आंकड़ों की जो एक बाजीगरी है या जो ये राजनीतिक दल बता रहे हैं, जनता जनार्दन के नतीजे तो हम बाद में देखेंगे। मैं निश्चित तौर पर जानना चाहूंगी दर्शक भी कि जो विश्लेषक आपके साथ हैं उन्हें क्या लगता है कि 58 में से किसका कितने पाले में जा सकता है? बिल्कुल सही राखी जी, निश्चित तौर पे भले भारतीय जनता पार्टी बैठ के दावा कर रही है कि हम पुनः वापस वहां से सीटें ला रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा अभी लेटेस्ट मेरे पास आया है चुनाव आयोग का, वो साफ करा 58%, यानी 5 बजे से 5:30 बजे के बीच तक अभी तक 58% ही वोटिंग हुई है। हालांकि जिस विधानसभा से वो दावा कर रहे हैं कि हम सीटें फिर से वापस ला रहे हैं, परिवर्तन का रुख दिख नहीं रहा है इस सीटों पे। देखिए 58 सीटें, 58% अभी तक पोलिंग हुई है 5:30 बजे तक, जहां पर शामली पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने दावा ठोका था, जहां पर फतेह हासिल की थी, वहां 70% से ज्यादा मतदान हुए थे। मुजफ्फरनगर 70% हुई थे, उसके ऊपर आज अभी तक 62% ही है, शामली में 61% ही है, मथुरा में 58%, गाजियाबाद में 54% ही मतदान अभी तक हो पाया है लगभग। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में देखिए केवल 54%, 55% ही मतदान हो पाया है। हालांकि अलीगढ़ में देखिए कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास सभी सीटें थी, वहां पर भी केवल 57% ही लगभग मतदान हो पाया। और 71% मतदान हुआ था, तो कहीं ना कहीं वहां का बदलाव का रुख दिखा था। इस बार जिस तरह मतदान हो रहा है वहां बदलाव दिख नहीं रहा है। हालांकि दावा भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी कर रही है, ये देखने वाली बात होगी किसको कितना फायदा होगा। अमरेंद्र जी के पास चलते और अमरेंद्र जी से भी समझते हैं। अमरेंद्र जी जिस तरह अभी वोट फीसदी का जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग से, चलते और अमरेंद्र जी से भी समझते हैं। अमरेंद्र जी जिस तरह अभी वोट फीसदी का जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग से, वो किस नजर से देखते हैं? एकदम हकीकत बताइए कि पिछली बार क्या रहा, इस बार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट हमारे पैनल में बैठ के दावा कर रहे हैं कि हम सारी सीटें ला रहे हैं और अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ वहां पर हो रहा है, किस नजर से देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो गेस्ट आपके पैनल में बैठे होंगे वो अपनी पार्टी लाइन पे ही बात करेंगे। अगर वो पार्टी लाइन से अलग हट के बात करेंगे तो फिर अगली बार वो भारतीय जनता पार्टी गेस्ट वहां रहेंगे कहाँ। लेकिन मैं एक बात फिर भी आपको बता दूं, एक लाइन आप बिल्कुल सही लिए हैं, और वो लाइन ये है कि परिवर्तन का मतदान जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। जब भी परिवर्तन की लहर आती है, चीजें बदलनी होती हैं और जनता बिल्कुल ठान लेती है कि हमको बदल ही देना है, तो हमेशा वोट परसेंट बढ़ जाता है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला ज्यादा वोटिंग का, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को ही परिवर्तन करने के लिए बाकी दल लगे हैं। तो इस बार अगर ज्यादा वोट होता, जहां तक मैं मानता हूं, तो मैं मान लेता वो परिवर्तन के लिए ही हो रहा है। और अगर वोट कम पड़ा है तो इसका मतलब 47 सीटों वाली जो पार्टी उस पार्टी को हराना चाहती है, 322 सीटों पर 323 सीटों पर थी, तो परिवर्तन ही तो हुआ। अच्छा भाजपा अगर 100 कम भी हो जाएगी तब भी तो सरकार बना लेगी, और 47 वाले को कितनी ज्यादा लानी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। तो बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, और वोट का कम परसेंटेज परिवर्तन का इशारा नहीं करता कि। बिल्कुल राखी जी, सुनिए, आप सीधे सीधे पैनल कह रहे हैं कि वोट का कम फीसदी पड़ना, वोटिंग कम होना परिवर्तन नहीं है। दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत सकते हैं। हालांकि सभी जी के पास चलते समाजवादी पार्टी को बहुत करीबी से जानते हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने कवर भी किया है। पश्चिमी यूपी में जिस तरह वोटिंग का आंकड़ा भी आया है और भारतीय जनता पार्टी फिर से दावा कर रही है कि हम सारे सीटें ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, किस नजर से सभी जी इसको देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए भाई अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जो बात कही है 100% मैं इनके साथ इंटैक्ट हूं। ज्यादा वोटिंग हमेशा सरकार विरोधी होती है। 2007 से 12 मायावती की सरकार को आप देखिए, अखिलेश का लैपटॉप आया और उसने सरकार बदल दी, फुल फ्लैश जो है वो समाजवादी पार्टी सरकार हुई। उसके बाद फिर 2017 का चुनाव देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार को जो है वो पलट दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो ये चुनाव है ये बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है। आप बताइए, अभी तक क्या किसी को सभा करने की कोई बड़ी सभा आपको देखने को मिली? क्या कोई नुक्कड़ सभा हुई? वर्चुअल चुनाव हो रहा है। 10 तारीख आज वोट पड़ रहा है और कल इलेक्शन पार्टीज का जितने भी राजनीतिक दल है उनका मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मामला है। मेरे मित्र अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का गणित थोड़ा सा यहाँ पे दुरुस्त इसलिए होना जरूरी है कि विपरीत परिस्थितियों का चुनाव है, कोरोना काल का चुनाव है, लोग घरों से निकलते हुए डर रहे हैं। इस वजह से अगर 60% मतदान भी हुआ है तो इसको ज्यादा मतदान माना जा सकता है और सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। विजय जी, क्या देखते हैं कि जिस तरह वोटिंग हो रही है और राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बनने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में इस तरह वोटिंग को इस नजर से किस नजर से देखते हैं? और जिस तरह उन्होंने योगी जी ने भी कहा था अभी अयोध्या फतेह की है, अभी बनारस और काशी और मथुरा बाकी है, तो उसको लेकर भी चुनाव में काफी मुद्दा रहा। गर्मी बहुत ज्यादा है, हम गर्मी दुरुस्त कर देंगे, कैसे ठंडा करेंगे, ये भी चुनाव में चला है। विपक्ष ने पूरी तरीके से घेरा। आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है, कांग्रेस बसपा कहां खड़ी है और किस नजर से देखते हैं वोटिंग? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंडा होता है वो सभी पार्टियों का तय है, हमने पहले भी कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा भी होता है उस एजेंडे से। जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे विपक्ष हमेशा कहता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि बड़ी नकारात्मक रही, बड़ी सब गड़बड़ रही। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ने भाजपा को बचाए रखा, यानी यूं कहा जाए कि कुछ प्रत्याशियों ने तो बाकायदा बुलडोजर निकाल के उस पर अपना चुनाव प्रचार किया। यानी वो एजेंडा एकदम स्पष्ट था कि हमारी दृष्टि एकदम क्लियर है, बाबा योगी आदित्यनाथ की जो नीति रही है वो ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सही रही। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो फार्मूला सही था। लेकिन अगर आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां इसकी बदल जाती है, वहां थोड़ा, क्योंकि वहां पर जातिवाद आगे आ जाता है। और उसमें फायदा तब कैसे नहीं मिल सकता भाजपा को, क्योंकि वहां पर जातिवाद आगे आ जाता है और वहां स्वामी प्रसाद मौर्य, आरपीएन सिंह जैसे दिग्गज दल बदल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां जातिवाद ही आगे रहेगा। निश्चित तौर पर राखी जी, देखिए वही चीजें आ रही कि अगर वहां पर जहां पर बदलाव होगा निश्चित तौर पे जी फ्रेम जी बिल्कुल। चलिए अखिल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दोनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आई है कि देखिए, जैसा कि विशेषज्ञों ने यहां पर बताया कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, मतलब परिवर्तन की वजह से हो रही है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी जिन परिस्थितियों में इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि आप देखिए वर्चुअली रैली हुई, कोई बड़ी सभाएं नहीं की गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में वैसे भी बहुत डिफरेंस होता है। इन सबको देखते हुए यदि 60% भी आता है तो आप इसको खतरे की घंटी मानिए। अब देखिए, ये सब अपने अपने राय हैं, जनता ने क्या किया है, किसको कितने वोट पड़े हैं, ये तो खैर अब हम 10 मार्च को ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग जरूर है, दिलचस्पी जरूर है और पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, अब दूसरे की तैयारी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।